गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीएनएस 2023 की धारा 2 की उपधारा 26 जो व्यक्ति पर आधारित है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम जिन टॉपिकों पे चर्चा करेंगे उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसकी विधिक परिभाषा क्या होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरणों में प्राकृतिक व्यक्ति क्या है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कानूनी व्यक्ति कौन होते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और संस्था जो कि व्यक्ति के अंतर्गत आती है वो क्या होती है, और इसी प्रकार व्यक्ति का कानूनी प्रभाव क्या होगा, जो व्यक्ति शब्द है उसका कानूनी प्रभाव क्या होगा, इस पर भी हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बीएनएस 2023 में कुल एक लगायत 358 धाराएं हैं और इसमें कुल 39 परिभाषाएं दी गई हैं। ये बुक के प्रारंभ में ही दे दी गई हैं ताकि बुक के अंदर जहां जहां इन परिभाषाओं का इस्तेमाल हो आप उसको आसानी से समझ सकें। क्योंकि यदि आपने इन परिभाषाओं को बुक के प्रारंभ में देने का मकसद ही यही है कि आप इसको समझें, ताकि बुक में और न्यायालयीन प्रैक्टिस के दौरान जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल होता है आप उसको समझ सकें। मैं अक्सर मेरे वीडियो में उदाहरण देके आपको समझाता हूं। इस वीडियो में भी आपको एक उदाहरण देके मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि एक शब्द है संश्रय, यदि आप इसको नहीं समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, और यदि बुक में आगे कहीं इस्तेमाल हुआ या न्यायालय के में जज साहब के द्वारा चार्ज भी लगाया गया, तब यदि आप इसकी परिभाषा को नहीं जानते समझते हैं तो आप इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसका अर्थ होता है किसी अपराधी व्यक्ति को न्यायालय से की पहुंच से और पुलिस थाने की पहुंच से बचाने के लिए संरक्षण देना, छिपाना, रोटी कपड़ा मकान गोला बारूद हथियार आदि उसको देना, यह एक अपराध के अंतर्गत आता है। अब यदि बुक में कहीं ये शब्द इस्तेमाल किया गया या जज साहब ने जो आरोपी के ऊपर चार्ज लगाया कि इसके द्वारा संशय करके अपराध किया गया है, तो आप इन परिभाषाओं को यदि समझ चुके होंगे तो उसको आप उस समय समझ पाएंगे, वरना आपको उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। अब आज के जो वीडियो हमारा व्यक्ति के ऊपर आधारित है, ये 26वें नंबर पे दी गई है परिभाषा। पहले मैं बुक के अंदर से आपको इस परिभाषा को पढ़ के बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बुक, इसमें 26वें नंबर पे परिभाषा दी गई है। पहले इसमें जो परिभाषा दी गई है उसको मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो मैंने ई बुक तैयार की है उसके अंदर से मैं आपको आगे की डिटेल जानकारी दूंगा। तो इसमें सर जो परिभाषा दी गई है व्यक्ति की, व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, आता है। इंग्लिश में इसको बताया गया है, person includes any company or associations or body of persons whether incorporated or not। मतलब जो परिभाषा में बताया कि व्यक्ति के अंतर्गत नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 संगम या व्यक्ति निकाय, नंबर 3 चाहे वह निगमित हो या नहीं, ये व्यक्ति के अंतर्गत आता है। ये बुक में परिभाषा दी गई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कानूनी व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति और संस्था, ये बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे बड़े ही आसान और सरल शब्दों में ई बुक को तैयार किया है, तो मैं आगे की जानकारी आपको सर उसमें से देता हूं। तो आइए हम चलते हैं ई बुक के अंदर से आगे की जानकारी हम सरल तरीके से उदाहरणों के साथ समझने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए सर। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये ई बुक है जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली तौर पर तैयार की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में व्यक्ति की जो परिभाषा दी गई है, पहले मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 में व्यक्ति का अर्थ किसी भी व्यक्ति, संस्था या कानूनी निकाय से है जो किसी विशेष अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व या कानूनी स्थिति में हो। यह परिभाषा न केवल प्राकृतिक व्यक्तियों, मनुष्यों पर लागू होती है, बल्कि इसमें कानूनी रूप से स्थापित संगठन, संस्थाएं और निगम, जिसको कॉरपोरेशन भी कहते हैं, वो इसमें शामिल होता है। ये बड़े ही आसान तरीके से इसको मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आप इसको समझ सकें, और इतनी आसान है कि इसकी इंटरप्रिटेशन भी करना कोई आवश्यक नहीं है। मैंने पढ़ा और उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। अब इसको सरल भाषा में हम समझा देते हैं सर आगे चल के, कि इसको अगर हम सरल शब्दों में देखें तो नंबर 1 में व्यक्ति का मतलब सिर्फ इंसान से नहीं है। नंबर 2 है, यह शब्द प्राकृतिक व्यक्तियों जैसे आप, में के अलावा कानूनी संस्थाओं जैसे कंपनियां, ट्रस्ट, सरकारी निकाय को भी शामिल करता है। नंबर तीसरी स्थिति इसमें होगी सर, उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी के खिलाफ मुकदमा किया जाता है तो उस कंपनी को भी व्यक्ति ही माना जाएगा, क्योंकि वह एक कानूनी अस्तित्व है। इसी प्रकार से जो उदाहरण मैंने आपको बताए थे प्राकृतिक व्यक्ति और कानूनी व्यक्ति, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें उदाहरण में नंबर 1 देखते हैं, प्राकृतिक व्यक्ति।
क्योंकि हम व्यक्ति शब्द की ही परिभाषा पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम प्राकृतिक व्यक्ति पे हम जरूर चर्चा करेंगे, जिसको हम नेचुरल पर्सन भी कहते हैं। रामू एक व्यक्ति है, वह अपने सभी अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करता है। जैसे किसी भूमि का मालिकाना हक उसके पास है, रामू अपने नाम से अदालत में मुकदमा भी कर सकता है। चूंकि वो एक व्यक्ति है, कृषि भूमि का मालिक भी है, यदि उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो एक व्यक्ति की हैसियत से अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये प्राकृतिक व्यक्ति हो गया। अब कानूनी व्यक्ति क्या होता है, हम इसको भी समझ लेते हैं, जिसको लीगल पर्सन कहा जाता है। एबीसी लिमिटेड कंपनी एक कानूनी संस्था है जो अपना व्यवसाय चलाती है, जो भी व्यवसाय हो उसका। यदि इस कंपनी के खिलाफ किसी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया तो इस कंपनी को भी व्यक्ति माना जाएगा, कंपनी को भी व्यक्ति ही माना जाएगा और वो अदालत में मुकदमा दायर कर सकती है। कंपनी भी अदालत में व्यक्ति की हैसियत से मुकदमा दायर कर सकती है या उसके ऊपर व्यक्ति की हैसियत से मुकदमा दायर किया जा सकता है। तीसरा उदाहरण है सर इसमें हमारा संस्था, इंस्टीट्यूशनल पर्सन। सरकारी अस्पताल एक संस्था है जिसे व्यक्ति माना जा सकता है। यह संस्था भी किसी कानूनी विवाद में शामिल हो सकती है। तो ये तीनों उदाहरण मैंने आपको काफी उदाहरण के साथ आसान शब्दों में सर समझाएं। या व्यक्ति का कानूनी प्रभाव क्या होगा, ये जो तीनों कानूनी व्यक्ति हैं, प्राकृतिक व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति और संस्था, इनके कानूनी असर या कानूनी प्रभाव क्या होंगे, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक है स्वतंत्र अधिकारों का प्रयोग जो इनके द्वारा किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा, नंबर एक है, एक व्यक्ति चाहे वह प्राकृतिक हो या कानूनी को अपने अधिकारों का पालन करने और उनका प्रयोग करने का अधिकार होता है। चाहे वो संस्था हो, प्राकृतिक व्यक्ति हो या जो है कि कानूनी व्यक्ति, इन सबको अपने अधिकारों का प्रयोग करने का पूरा अधिकार होता है। उदाहरण नंबर दो है कि रामू को अपनी संपत्ति पर अधिकार है और एबीसी लिमिटेड कंपनी को भी अपनी संपत्ति पर अधिकार होता है। यदि इनके अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है, इनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाता है, इनकी भूमि पे या इनकी कंपनी पे जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जाती है, तो ये भी व्यक्ति की हैसियत से अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। स्थायी निषेधाज्ञा, अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर सकते हैं, स्वत्व घोषणा की मांग कर सकते हैं। यदि स्वत्व को इनके चैलेंज किया जाता है या किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न की जाती है तो ये व्यक्ति की हैसियत से कोर्ट में दावा मुकदमा दायर कर सकते हैं और इनको वो सभी अधिकार होंगे जो एक व्यक्ति को होते हैं। दूसरी स्थिति है सर कानूनी दायित्व। व्यक्ति को कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगर रामू ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो उसे व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा। वहीं यदि एबीसी लिमिटेड कंपनी ने कोई अपराध किया तो उसे भी कानूनी रूप से अपराधी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मतलब ये जो लोग हैं व्यक्ति, यदि इनके द्वारा भी कोई विधि विरुद्ध कार्य किया जाता है तो इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है। इसमें कानूनी प्रक्रिया में क्या भागीदारी होगी सर, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कानूनी भागीदारी इनकी क्या होगी। एक व्यक्ति अदालत में मुकदमा कर सकता है या किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। मतलब मुकदमा भी कर सकते हैं या अदालत में कोई कानूनी वाद चल रहा है तो उसमें भाग भी ले सकते हैं। आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताया है कि आवश्यक पक्षकार, इसमें आदेश 1 नियम 10, 1 नियम 11, 12, 13 में बताया है कि आप अदालत में यदि वो आपसे हित से रिलेटेड कोई दावा विचाराधीन है और उसमें यदि आप आवश्यक पक्षकार है और आपको पक्षकार नहीं बनाया गया और आपको पता लग जाता है तो आप उसमें 110 की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। 111, 12 जो है आगे उसमें 113, तो उसमें आप अदालत से निवेदन कर सकते हैं कि इसमें हम आवश्यक पक्षकार के रूप में हमें शामिल किया जाए। या माननीय न्यायालय को भी यदि ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें आपको पक्षकार बनाया जाना था तो माननीय न्यायालय भी उसका आदेश कर सकती है कि इनको आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए। इसमें अगला उदाहरण है सर, किसी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति को फर्जी दस्तावेज के मामले में अदालत में लाया जा सकता है। और कानूनी दायित्वों में व्यक्ति का महत्व क्या होगा सर, ये बड़ी खास चीज है कि व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि यही वह इकाई है जो कर्तव्य और अधिकारों की जिम्मेदारी उठाती है। यह किसी भी कानूनी विवाद, अनुबंध या समझौते का हिस्सा हो सकता है जो अदालत में पेश होता है। तो इस प्रकार से एक और उदाहरण है इसमें जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे रामू को कोर्ट में अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, वैसे ये कंपनी जैसे एबीसी लिमिटेड को भी कानूनी विवादों में शामिल होने का अधिकार है। इसे हम कानूनी व्यक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही कंडीशन में उनको अपने अधिकारों की, अपने हितों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार कानून में दिया गया है व्यक्तियों को। और अंत में सर इसमें जो निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति का मतलब सिर्फ एक इंसान से होता है, बल्कि यह एक कानूनी अस्तित्व जैसे कंपनियां, संस्थाएं को भी शामिल करता है। मतलब व्यक्ति में सिर्फ एक इंसान ही शामिल नहीं है, उसमें कंपनियां, कानूनी संस्थाएं, ये सब भी व्यक्ति के अंतर्गत ही मानी जाएंगी परिभाषा में।
हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और कानूनी रूप से उत्तरदायित्व निभाने का अधिकार होता है। यह परिभाषा कानून के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है, चाहे वह एक व्यक्ति हो या कोई कानूनी संस्था। तो इस प्रकार से सर व्यक्ति शब्द की मैंने मुकम्मल कानूनी परिभाषा आपको बता दी है। और हमारा धारा 2 का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लोक, जिसे पब्लिक कहते हैं, कि धारा 2 में पब्लिक की क्या परिभाषा दी गई है, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक सार्वजनिक शब्द है ये और काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो नेक्स्ट वीडियो में सर इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको एक बात की जानकारी और बता देता हूँ इसी वीडियो में, कि आप ये जो जानकारी मैंने आपको दी है ये मैंने सर आपको ई बुक के अंदर से ही दी है। और मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ई बुक का टाइटल है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 39 प्रमुख शब्दों की सरल व्याख्या। ये मैंने पूरी धारा के पूरे 39 शब्दों की एक ही ई बुक तैयार की है, और इसकी लिंक को मैं मेरे वीडियो के नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जब आप उससे क्लिक करेंगे तो सीधे मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उस वेबसाइट पे इसका कुछ प्रारंभ का एक पन्ने का मैंने लेख आपको पढ़ने के लिए उसमें लगाया है, ताकि जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है वो उसको पढ़ के समझ लें। यदि उनका आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसको वहां से बाय भी कर सकते हैं। इसी लेख के अंत में बाय नाउ का बटन भी होगा, एक लीगल कंसल्टेंसी का बटन होगा, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला ई बुक स्टोर वो भी होगा। जब आप स्टोर पर क्लिक करेंगे तो मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहाँ 40 से ऊपर ई बुकें प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक अपलोडेड हैं। यदि आपको उसमें से किसी का आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसमें से भी परचेस कर सकते हैं। और ये वाली जो ई बुक है इसी के नीचे जो मैंने वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लगा रहता है क्लिक करके, तो वेबसाइट पे आप जैसे ही पहुंचेंगे और बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टोर पे पहुंच जाएंगे। वहाँ एक और बाय नाउ का बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट का भुगतान करके आप इसको खरीद सकते हैं। मात्र 199 रुपीज, 199 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। और इसमें वो तमाम सरल उदाहरण और परिभाषाओं को मैंने विस्तृत तरीके से समझाया, जैसा कि मैंने बुक में से भी पढ़ के आपको बताया, और फिर डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। जैसे हर डेफिनेशन को मैंने इसी प्रकार से सरल तरीके से उदाहरणों के साथ तैयार करके आपके लिए विशेष तौर से समझाया है, ताकि आपको ये चीज आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स और उदाहरण हैं ये आपको सर बुक में नहीं मिलेंगे। बुक में एक आइडियल भाषा मिलेगी, और उस आइडियल भाषा की व्याख्या सरल तरीके से समझाने के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए मेरे द्वारा तैयार की गई है। क्योंकि शब्द बड़े महत्वपूर्ण चीज हैं सर। आप भी जानते हैं कि शब्दों का कितना महत्व होता है, परिभाषाओं का। मैंने अक्सर मेरे वीडियो में परिभाषा के मूल्य और महत्व को बताने के लिए अक्सर दो शब्द कहे हैं। तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। जी हाँ सर, तू जो समझे हर बात को तो फिर कैसा सवाल, परिभाषा ही बताएगी कानून की असल मिसाल। मतलब परिभाषा को आपने समझ लिया तो पूरी बुक को सर आपने समझ लिया। यदि बुक ताला है तो परिभाषाएं चाबी हैं। यदि आपके पास चाबी होगी, परिभाषा रूपी चाबी, तो आप उससे बुक का ताला खोल सकते हैं और पूरी बुक को आसानी से समझ सकते हैं। सिविल जज के एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम में, और जो विधि के छात्र हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उन सभी के लिए परिभाषाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। एक आम व्यक्ति के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर आम व्यक्ति भी कानून का जागरूक जानकार हो और जागरूकता के साथ वो काम कार्य करे। मेरे वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी प्राप्त हो, और उसके मन में जो कानून के लेके भ्रम और जो शंकाएं रहती हैं वो दूर हों। और चूंकि भ्रम और शंका रहती है सर मन में, तो आदमी के मन में भय पैदा होता है, तो वो भय मुक्त हो। जब उसको कानून की जानकारी हो जाएगी, उसको पता होगा कि क्या सही और क्या गलत है, तब वो भय मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से एक अच्छा नागरिक बन के जीवन जी पाएगा। मेरे तमाम वीडियो बनाने का भी मकसद यही है। मैंने मेरे जो वीडियो चैनल पे 1 घंटे की हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, इस पे 1 घंटे का वीडियो बनाया है मैंने सर। पूरी ट्रेनिंग मेरे द्वारा उस पर दी गई है, वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ई बुक इसकी मेरे वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार से नोटरी रजिस्टर में कालम के ऊपर प्रारूप 120 के अनुसार मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो भी 1 घंटे का वीडियो है सर। उसमें पूरे कालम और उन कालमों के अंदर क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, लिखने के क्या परिणाम होंगे, नहीं लिखने के क्या परिणाम होंगे, नोटरी वकील के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, आदि विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। और हाउ टू यूज नोटरी सील, इसमें मैंने आखिरी में मेरा खुद का प्रारूप भी दिया है, जिससे यदि किसी को आवश्यकता महसूस हो तो उस प्रारूप के आधार पर वो सील बनवा सकता है, नाम चेंज करके। तो वो मेरा उसी प्रारूप में, एक मेरे व्यूअर्स ने भूलवश जो है कि नोटरी सेल डिफेक्ट शपथ पत्र क्लियर करने वाला ई बुक खरीद ली, और उसमें उन्होंने मुझे मैसेज करा। तो सर आप कृपया करके आप वीडियो देख लें, और वीडियो में मैं पूरी ई बुक को भी दिखा देता हूं, उसके बाद ही आप उसको परचेज करें।
और इसी प्रकार से जो है कि मैंने नोटरी से रिलेटेड, वसीयत से रिलेटेड, बीएनएस से रिलेटेड, चेक बाउंस से रिलेटेड और कुछ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की साइटेशन से रिलेटेड और मुस्लिम विधि से रिलेटेड, वसीयत, उत्तराधिकार से रिलेटेड, प्रोबेट से रिलेटेड काफी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर बनाए जो अपलोडेड हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता हो, आपकी कोई भी समस्या हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक भी मेरे द्वारा तैयार की जाती है। एक व्यक्ति के सामने जब कोई प्रॉब्लम पैदा होती है तो उसकी वो समस्या का निराकरण किन किन कानूनों के तहत किया जाएगा, उन सभी कानूनों का समावेश मेरे द्वारा एक ही ई बुक में कर दिया जाता है। उन सभी कानूनों को अलग अलग पुस्तकों से ढूंढ के लाके एक ही ई बुक के अंदर तैयार कर दिया जाता है। या अगर उसमें अलग अलग पुस्तकों के ला लागू नहीं होते हैं, दो या एक ही पुस्तक का ला लागू होता है, तो उसकी भी विस्तृत व्याख्या मेरे द्वारा की जाती है कि ये किस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। ये मेरी एक कोशिश है, एक मार्गदर्शन है। यदि आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसके बाद भी आप आपके एरिया के वकील साहब जो कानून के जानकार हैं उनसे संपर्क स्थापित करने के बाद उनकी गाइडलाइन अनुसार आप कार्य करें। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा ये कोशिश और प्रयास लगातार किया जा रहा है और तकरीबन कई लोगों की प्रॉब्लम से इसमें दूर भी हुई है। उन्होंने मुझको कमेंट्स करके भी कहा, मुझे थैंक यू भी कहा। तो सभी लोगों को थैंक यू और धन्यवाद। और आपकी समस्याएं इसी प्रकार से दूर हों और प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला ई बुक के द्वारा यदि आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं तो ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता और खुशी की बात है। तो इस प्रकार सर आज के वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी व्यक्ति के ऊपर आपको दे दी है और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।